नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि हज अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद के इंतखाब का अमल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने और सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हज 2022 के वक्त तय किए जाने वाले कोरोना प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस और मियार के तहत होगा और इसका बाज़ाब्ता ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। नक़वी ने आज दिल्ली में हज जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुज्जाज इकराम को डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई मसीहा हेल्थ सहूलत, मक्का मदीना में क़याम करने की इमारत या ट्रांसपोर्ट की मालूमात हिंदुस्तान में ही फराहम करने वाले ई लगेज टैगिंग की सहूलत भी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार सऊदी अरब और हिंदुस्तान की हुकूमत के हेल्थ एंड कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए हज 2022 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हज 2022 का सरकारी ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। इसके साथ ही हज के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का अमल भी शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान का हज 2022 का मुकम्मल अमल 100% ऑनलाइन डिजिटल होगा। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा हुज्जाज इकराम हिंदुस्तान से जाते हैं। हिंदुस्तान से हज यात्री जाएंगे, उन्हें वैक्सीनेशन का दोनों डोज जरूरी है। उसके अलावा जो उस वक्त जिस वक्त हज होगा 2022, उस वक्त जो सऊदी सरकार का पैंडेमिक प्रोटोकॉल या जो भी प्रोटोकॉल होगा वो, और भारत सरकार का, उस दोनों प्रोटोकॉल को मद्देनजर रख करके ही जो एप्लीकेशंस हैं उनका प्रोसेस होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान, खुशी की बात है कि हमारा जो पूरा हज प्रोसेस है वो 100% डिजिटल है प्रोसेस है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी सभी हज यात्रियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई मसीहा, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं मक्का मदीने में ठहरने की, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो भी डिजिटल जानकारी मिल जाती है। ई लगेज टैगिंग और सभी सुविधाएं हिंदुस्तान के हज यात्रियों के लिए बहुत मजबूती के साथ पिछले बार भी थी और इस बार और भी जो कमी थी वो उसको कंप्लीट करके पूरा किया जाएगा। और हम मानते हैं कि हमारा जो हज प्रोसेस है वो 100% डिजिटल है। हिंदुस्तान इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा हज यात्री हिंदुस्तान से जाते हैं। हमारी उम्मीद है कि इस बार भी हज यात्री जाएंगे और हज 2022 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कर दिया जाएगा और उसी अनाउंसमेंट के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने की भी प्रक्रिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन के हवाले से हिंदुस्तानी देसी वैक्सीन प्रोग्राम की कामयाबी के साथ माशी तरक्की की तरफ इशारा करते हुए आज मुल्क के बाशिंदों से मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाने की अपील की। मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाया और देसी साख्ता अशिया खरीदने को अपने मामूल में लाएं। जुमे की सुबह कौम से अपने खिताब में PM मोदी ने कहा कि वैक्सीन की बढ़ती हुई कवरेज के साथ हर शोबे में मुज़बित सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। आज चारों तरफ एतमाद, जोश और उमंग की फ़िज़ा है। 100 करोड़ वैक्सीन के साथ हिंदुस्तान को आज एक ज़्यादा महफूज मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहिरीन और अंदरून और बैरून मुल्क से कई एजेंसियाँ हिंदुस्तान की मईशत के बारे में बहुत मुस्बित है। आज हिंदुस्तानी कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है बल्कि नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है।
ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी? क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से जुमे के रोज 4 घंटे तक पूछताछ की गई। शाम को करीब 6:30 बजे अनन्या एनसीबी ऑफिस से बाहर निकली। माना जा रहा है कि एनसीबी ने अनन्या से ड्रग्स को लेकर आर्यन खान के साथ हुई चैटिंग को लेकर सवाल किया। अनन्या को जुमे के रोज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दोपहर 2:30 बजे जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंची। जुमे के रोज लंबी पूछताछ के बाद अनन्या को पीर के रोज फिर एनसीबी ऑफिस बुलाया गया। इधर जुमे की शाम को एनसीबी के सभी ओहदेदारों ने एक हाई लेवल मीटिंग की और इसमें शामिल होने के लिए कई आला ओहदेदार आए। माना जा रहा है कि देर रात या सुबह तक इस केस में कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच हुई चैट की कुछ डिटेल पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। इसमें आर्यन ने अनन्या से पूछा था कि क्या गांजे का कुछ जुगाड़ हो सकता है। इस पर अनन्या ने जवाब दिया था कि मैं अरेंज कर दूंगी। जुमेरात के रोज एनसीबी ने अनन्या को ये चैट दिखाकर सवाल किया था। इस पर अनन्या ने जवाब दिया कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, वो सिगरेट को लेकर बात कर रहे थे। ये भी पता चला कि एनसीबी ने जैसे ही पूछताछ शुरू की, अनन्या रोने लगी। इसके बाद उन्हें पानी दिया गया और फिर सवाल किया गया। आर्यन के पास से बरामद चैट्स में से ज़्यादातर 2018 से 2019 के बीच की हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि चैट्स में उनकी और अनन्या के बीच गांजे को लेकर बातचीत हुई थी। दोनों के फ़ोन को सीज कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आगे अनन्या के चैट से कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। एक दीगर चैट में वो आर्यन से कहती हैं कि उन्होंने गांजा पहले ट्राई किया है, लेकिन वो फिर से ट्राई करना चाहती हैं। अब बात महंगाई की। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। घरेलू तेल कंपनियों ने जुमे के रोज यानी 22 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे और डीजल की कीमतों में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 106 रुपये 89 पैसे फी लीटर हो गया। वहीं डीजल 95 रुपये 62 पैसे फी लीटर की कीमत पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपये 78 पैसे और डीजल 103 रुपये 63 पैसे पर बेचा जा रहा है। जबकि हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद यहाँ इसकी कीमत 111 रुपये 18 पैसे फी लीटर और डीजल में 38 पैसे के इजाफे के साथ 104 रुपये 32 पैसे फी लीटर ये कीमत पहुँच गई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदें तब याद रखिए कि मोदी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है। हर रोज जब महंगा तेल और सब्जियां खरीदें तब याद रखें कि इस हुकूमत में 97% कुंभों की आमदनी घट गई है। लेकिन खबरों के मुताबिक मोदी जी के
खरबपति दोस्त हर रोज 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। काबिले जिक्र है कि जुमेरात को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि मुल्क के अवाम के साथ घिनौना मजाक चल रहा है। उन्होंने कहा था कि मरकजी हुकूमत हमारी अवाम के साथ घिनौना मजाक कर रही है। साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में जुमे के रोज एक 60 मंजिला बिल्डिंग में शदीद आग लग गई। इस वाक़े का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स आग से बचने के लिए 19वें फ्लोर की ग्रिल से 10 मिनट तक लटका रहा। इसी दौरान उसका हाथ छूट गया और नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। वो इमारत का सिक्योरिटी इंचार्ज था। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के मुताबिक करी रोड इलाके की अविग्रह पार्क बिल्डिंग में आज सुबह 11:51 पर आग लगी। सबसे पहले आग 19वें फ्लोर पर लगी। कुछ देर में ये 17वें और 20वें फ्लोर तक फैल गई। तकरीबन 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया और 1 घंटे तक कूलिंग चली। पता चला कि इस बिल्डिंग की इस इमारत का फायर सिस्टम 2 साल से बंद था, लेकिन सोसाइटी ने इस बारे में बीएमसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद अब बीएमसी ने इस मामले की जांच के अहकाम दिए हैं। इस वाक़े में अरुण तिवारी नाम के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है। जांच में सामने आया है कि आग लगने के बाद वो फ्लैट में घुसा था और आग भड़कने के बाद उसमें फंस गया था। वो जान बचाने के लिए बालकनी में पहुंचा और वहां से उतरने के चक्कर में ग्रिल से लटक गया। इस दौरान वो लगातार जान बचाने की कोशिश करता रहा और तकरीबन 10 मिनट बाद वो गिर पड़ा। बहुत भयंकर बढ़ रहा है। ये रहने वाले थे कि बंद था? नहीं बंद है। उधर से आदमी अंदर घुस रहा है। बहुत भयंकर बढ़ गया है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। ऊपर वालों को तकलीफ हो जाएगी। ऊपर नीचे बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है। तो अंदर कमाल है, कोई अंदर पहुंच क्यों नहीं रहा है? दिल्ली से जुड़े बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर जुमे की सुबह बड़ा हादसा पेश आया। बादली के पास एक आर्टिक कार को ट्रेन ने टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 मर्द, 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। एक खातून और एक मासूम बच्ची जख्मी हो गई है। मारे गए सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सभी एक ही खानदान के थे और राजस्थान के गोगामेडी से वापस घर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के ज़िले फिरोजाबाद के गांव नंगाला अनूप के रहने वाले शिव कुमार, उनकी बीवी मुन्नी देवी, बेटा मनोज, उनकी बहू स्वीटी, बेटी खुशबू और आरती, एक उनका पोता। आरती की लड़की अंशी और खुशबू का बेटा प्रियांशु, पड़ोसी बबलू आर्टिक गाड़ी किराए पर लेकर 2 दिन पहले राजस्थान के गोगामेडी में दर्शन के लिए गए थे। गाड़ी को यूपी के करहेटा का अमन चला रहा था। 21 अक्टूबर की रात सभी गोगामेडी से वापस उत्तर प्रदेश के लिए चले। जुमे की सुबह केएमपी पर बादली के पास हाईवे पर सड़क के एक साइड पर ट्रक खड़ा था। ट्रक को देख ड्राइवर अमन ने उसके पीछे अपनी गाड़ी रोक ली। तभी पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही आर्टिक गाड़ी का आधा हिस्सा आगे खड़े ट्रक में जा घुसा, जबकि पिछले हिस्से का पीछे चल रहे ट्रक ने उसके परखचे उड़ा दिए। हादसे के वक्त जबरदस्त धमाका भी हुआ। इसके बाद हाईवे से गुजर रहे दीगर
गाड़ियों ने जख्मी हालत में आरती और अमन को तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन बाकी लोग गाड़ी में ही फंसे रहे। वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद दोनों ट्रक के ड्राइवर्स मौके से फरार हो गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद गाड़ी से लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। हादसे में 4 मर्द, 3 खवातीन और एक छोटे बच्चे की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद किसानों ने सिंघू बॉर्डर खाली कर दिया, लेकिन वहां से अब तक पुलिस बैरिकेडिंग नहीं हटाई गई। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तर्जुमान राकेश टिकैत की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो पुलिस बैरिकेडिंग पर पेंट से कुछ लिखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ खास तस्वीरें दर्शाते हुए कि दिल्ली के रास्ते किसने बंद किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जी, अब तो नाम भी बता दिया, अब तो उन्हें बोलकर रास्ते खुलवा दीजिए। 1 माह तक योगेंद्र यादव किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको 1 माह के लिए किसान मोर्चे से मुअत्तल कर दिया। किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव के खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि यादव लखीमपुर तशद्दुद के बाद बीजेपी के कारकुन शुभम मिश्रा के घर गए और शुभम के घर वालों से मिलकर हमदर्दी का इजहार किया था। वाज़ेह है कि योगेंद्र यादव के इस कदम के बाद से पंजाब की किसान तंजीमें उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही थी, जिसकी वजह से किसान मोर्चा को ये फैसला लेना पड़ा। वाज़ेह है कि लखीमपुर तशद्दुद में मारे गए शुभम मिश्रा के घर जाने के बाद योगेंद्र यादव ने अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी और उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि शहीद किसानों को खिराज अकीदत पेश करने के बाद वापसी पर बीजेपी के कारकुन शुभम मिश्रा के घर गया। शुभम के घर वालों ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी दिल से सवालात पूछे कि क्या हम किसान नहीं हैं, हमारे बेटे का क्या कसूर था, आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बात क्यों कही, इनके सवाल मेरी कान में गूंज रहे हैं। वाज़ेह है कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एहतजाज कर रहे किसानों पर एक गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसमें किसान मारे गए थे। इसके बाद तशद्दुद में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 4 किसान, एक सहाफ़ी और बीजेपी कारकुनों की मौत हुई थी। इस मामले में मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर अजय मिश्रा के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम है और उनको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। धनबाद के जज उत्तम आनंद के कत्ल के मामले में सीबीआई की जानिब से पेश चार्जशीट देखकर जुमे के रोज झारखंड हाईकोर्ट ने बेहद नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने चार्जशीट को इनकम्प्लीट बताया और कहा कि कत्ल की वजह और इसके पीछे क्या साजिश थी ये बताए बिना चार्जशीट दाखिल करना काफ़ी अफसोसनाक है। सीबीआई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद हाईकोर्ट पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहा है तो चार्जशीट फाइल करने से पहले उसे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। हाईकोर्ट की निगरानी का मतलब सिर्फ खाना पूरी करना नहीं होता। ये चार्जशीट इनकम्प्लीट है। चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण ने अगली सुनवाई में सीबीआई डायरेक्टर को वर्चुअल तरीके से हाजिर होने का हुक्म दिया। हालांकि हाईकोर्ट के जराये के मुताबिक सीबीआई की रिक्वेस्ट के बाद कोर्ट ने डायरेक्टर के हाजिर नहीं होने की रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में भी जांच अगर इत्मीनान बख्श नहीं पाई गई तो डायरेक्टर को पेश होना होगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जुमे के रोज जेएनयू के स्टूडेंट लीडर शर्जील इमाम की जमानत पिटीशन खारिज कर दी। शर्जील पर सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे के दौरान भड़काऊ तकरीर करने का इल्ज़ाम है। कोर्ट ने कहा कि 13 दिसंबर 2019 की तकरीर को सरसरी तरीके से पढ़ने से पता चला कि साफ तौर से कम्युनल है। इस तरह की तकरीर से समाज में अमन बिगड़ता है। जस्टिस अनुज अग्रवाल ने कहा कि मुल्जिम दूसरे मुल्जिमीन के मुकाबले कॉमन ग्राउंड की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रोल दूसरों के मुकाबले में पूरी तरह से अलग था। उन्होंने कहा कि इन हालात को देखते हुए शर्जील की जमानत अर्जी को मंजूर नहीं किया जा सकता। हालांकि जस्टिस ने कहा कि इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए सबूत दरकार होंगे कि शर्जील की तकरीर से दंगाई भड़क गए और इसके बाद उन्होंने लूटपाट की और काफ़ी तोड़फोड़ की, पुलिस टीम पर हमला किया। शर्जील की बेल अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने स्वामी विवेकानंद के ख्यालात का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि हम वही होते हैं जो हमारे ख्यालात हमें बनाते हैं, इसलिए आप क्या सोच रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। अल्फाज बहुत अहम नहीं होते, लेकिन ख्यालात उन्हें ज़िंदा रखते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं और दूर तक जाते हैं।
कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हफ्ते के रोज शाम 6 बजे होगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर बातचीत की जाएगी। ये मीटिंग पार्टी सदर सोनिया गांधी की रिहाइश गाह पर होनी है। गौरतलब है कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के खवातीन को 40% टिकट देने के ऐलान से दूसरे पार्टियों में खलबली मच गई है। यूपी में कास्ट बेस्ड सेंसस कराने को लेकर इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों के लिए ये ऐलान भारी पड़ सकता है। कांग्रेस ने हरीश चौधरी को फौरी असर के साथ पंजाब और चंडीगढ़ का इंचार्ज अपॉइंट किया है। चौधरी को हरीश रावत की जगह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रावत को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से आज़ाद किया जा रहा है। रावत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन बने रहेंगे। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस कायद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अमरिंदर की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को रियासत का सीएम बनाया गया था। पंजाब में कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच खुली जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसमें अमरिंदर की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम को भी घसीट लिया है। डिप्टी सीएम और वजीर दाखिला सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच की जाएगी। इसके अलावा वो डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को अहकाम दे रहे हैं। रंधावा ने कहा कि अरूसा के बारे में कई बातें सामने आई हैं जिनकी जांच जरूरी है। रंधावा ने अमरिंदर पर सवाल उठाए कि 4.5 साल सब कुछ ठीक रहा, जैसे ही सीएम की कुर्सी छीनी तो पंजाब को पाकिस्तान से खतरा होगा। आईएसआई से खतरा तब क्यों नहीं था जब पाकिस्तानी रिपोर्टर अरूसा आलम उनके चंडीगढ़ में वाक़ रिहायश रेसिडेंस में रह रही थी। अमरिंदर की नई पार्टी के ऐलान से पहले इसे कांग्रेस की दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अमरिंदर ने अभी तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। कांग्रेस एमएलए कुलबीर जीरा तो रंधावा से भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि अब अरूसा यहाँ रही तो कैप्टन ने तब क्यों नहीं कहा कि पंजाब को पाकिस्तान और आईएसआई से खतरा है। जीरा ने कहा कि ये भी जांच होनी चाहिए कि टिफिन बम आए थे या फिर इसमें अमरिंदर का कोई हाथ है। ये सब तब हुआ जब ज़्यादातर एमएलए कैप्टन के खिलाफ हो गए थे। अब रंधावा को वजारत दाखिला मिलने के बाद कोई टिफिन बम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कैप्टन के खास लोगों के बैंक खातों की जांच करनी चाहिए, पता चले कि ये पैसा कहां से आया और कहां गया, इसमें आईएसआई का क्या रोल था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस टूट गया है। कांग्रेस के बिहार के इंचार्ज भगत चरण दास ने इस पर मोहर लगा दी है। जुमे के रोज दिल्ली से पटना पहुंचे दास ने कहा कि अब आरजेडी के साथ कोई भी अलायंस नहीं होगा। चरण दास ने बताया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में भी कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर सभी 40 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने अलायंस टूटने का ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ा। दास के बयान पर आरजेडी के तर्जुमान मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भक्त चरण दास काफ़ी बयानात दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। इनकी इसी हरकत की वजह से कांग्रेस पार्टी रियासत में कमज़ोर हो रही है। हम 2 चुनाव अपने जीत के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ आ रहे हैं और आज से प्रोग्राम और तेज होगा। एनडीए क्या कहे उससे हमारा मतलब क्या है, जनता को निर्णय लेना है। जनता ने सबका देख चुका है, सबको, आरजेडी को और एनडीए को देख चुका है वो क्या कर रहे हैं, देश के साथ क्या कर रहे हैं। अपने एनडीए सरकार में देश के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, ये जनता देख रही है, जनता फैसला कर रही है। तो जनता के फैसले के साथ चलना पड़ेगा, उनके कहने से या किसी के कहने से। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर आफत में मौके का तंज कसते हुए कहा कि कोई जिंदा रहे या मुर्दा या कैसी ही आफत क्यों ना हो, बीजेपी हमेशा उत्सव मनाने में मशगूल रहती है। एसपी सरबराह ने आज जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी इख्तिदार में किसान बदहाल है, उसकी आवाज़ गाड़ियों से कुचली जा रही है। किसानों से बीजेपी हुकूमत ने जो वादे किए थे सब झूठे साबित हुए। बावजूद इसके बीजेपी बड़े बड़े इश्तिहारात के होर्डिंग से आवाम को गुमराह करने में मशगूल है। उन्होंने कहा कि कोरोना बहरान में रियासत को खौफनाक बहरान से गुजरना पड़ा। अमवात का सिलसिला नहीं रुक रहा था, लाशें भी टोकन से चलाने को लोग मजबूर थे। अस्पतालों में दवाओं की कमी से मरीज तड़प रहे थे। ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ हंगामा था। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए दुख का इजहार करने के बजाय बीजेपी क़यादत ने घंटी थाली बजाकर खुशियां मनाने में मसरूफ़ रही। कोरोना अमवात का उत्सव मनाकर बीजेपी ने अवाम के जख्मों पर
क्या खूब मलहम लगाया है। उन्होंने मजीद दावा किया कि बीजेपी हुकूमत के अब महज गिनती के दिन बचे हैं, पूरे मियादकार में एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं किया, फिर भी झूठे दावे का उत्सव मनाने में उन्हें कोई शर्म नहीं है। आगरा में लैंड माफिया से परेशान एक खातून ने जुमे के रोज अपने खेत में समाधि लेने की कोशिश की। उसने खुद को जमीन में गले तक गाड़ लिया, सिर्फ उसका सिर दिख रहा था। उसने कहा कि जब तक लैंड माफिया पर कार्रवाई नहीं होती वो खाना पानी नहीं खाएगी। अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसके मरने के बाद बच्चों को भी दफन कर देना। ये सब कुछ ठीक उस वक्त हो रहा था जब लखनऊ में सीएम योगी बोल रहे थे कि लैंड माफिया की छाती पर बुलडोजर चलेगा। वो बीजेपी वर्कर्स को ये समझा रहे थे कि 2022 में हुकूमत क्यों ज़रूरी है। सीएम ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत रहेगी तो कोई गुंडा माफिया जबरन किसी की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसकी छाती पर रियासती हुकूमत का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। सिकंदरा के बाईपुर गांव की रहने वाली प्रेमलता गांव के ही रिटायर्ड कर्नल सुरेंद्र सिंह, शांत कुमार, अश्विनी यादव और दीगर पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके खेत पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसके इस मुजाहरे के बाद उसे उसका खेत वापस दे दिया गया। मेरी खेत मेरा खेत इनके हाथ में कब्जा करवा के गए कल। एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में खुलासा किया कि वो जब भी एयरपोर्ट जाती हैं तो उन्हें अपने नकली पैर को निकालकर चेकिंग कराने के लिए कहा जाता है। सुधा ने वीडियो में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इस इंतज़ाम को बदलने की गुहार लगाई। अब सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे इस तकलीफ के लिए माफ़ी मांगी। इसके अलावा तेलंगाना और यूपी हुकूमत ने भी इसके लिए कदम उठाने की बात कही है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,47,774 नए मामला सामने आए। इसी दौरान 7,407 अफराद की मौत हुई। दुनिया भर में अब तक इस मोजी वायरस से 49,48,431 अफराद मारे जा चुके हैं। अब भी दुनिया भर में 1,80,00,000 के करीब लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की सुस्त होती हुई रफ्तार के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान एक्टिव केसेस में 3,086 की कमी वाक़ हुई और रिकवरी रेट बढ़कर 98.16% हो गया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 15,786 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिससे मुतासर अफराद का आदाद व शुमार बढ़कर 3,41,02,36 हो गया। दरियासना 18,641 मरीजों ने इस वबा से नजात पाई। और अमवात की बात करें तो पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसेस काफ़ी कम हुए और पिछले 24 घंटों में सिर्फ 118 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 27,202 हो गई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की चारशंबे को तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो जुमेरात को विंडसर कासल लौट कर आई। मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें कुछ दिन आराम करने के लिए कहा गया। एलिजाबेथ 95 साल की हैं और 1952 से ब्रिटेन की शाही गद्दी संभाल रही हैं। इसी साल अप्रैल में उनके शोहर प्रिंस फिलिप की 99 साल की उम्र में मौत हुई थी। हॉलीवुड फिल्म रस्ट के सेट पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक्टर एलेक बॉल्डविन ने शूटिंग के दौरान प्रॉप गन से फायर की, लेकिन वो सिनेमाटोग्राफर को जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिनेमाटोग्राफर का नाम हलीना हंचिस था और उनकी उम्र 42 साल की थी। बता दें कि प्रॉप गन नकली गन नहीं होती है, ये असली ही होती है, लेकिन इसमें बुलेट्स की जगह ब्लैंक कैट्रिज भरा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉल्डविन ने जो गन फायर की उसमें कुछ खामी आ गई थी और ब्लैंक फायर करते वक्त ये हादसा पेश आ गया। शूटिंग न्यू मैक्सिको शहर के बोनांजा क्रीक रेंज फिल्म सेट पर चल रही थी। पबजी न्यू स्टेट को 11 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है। साउथ कोरियाई कंपनी क्राफ्टन का कहना है कि नया मोबाइल गेम हिंदुस्तान समेत 200 से ज्यादा मुल्कों में एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा 29 से 30 अक्टूबर को 28 मुल्कों में इसकी फाइनल टेस्टिंग होगी। डेवलपर्स ने पबजी न्यू स्टेट को फरवरी में डिक्लेयर किया था। कंपनी का दावा है कि इस गेम को एंड्रॉयड और iOS पर इसे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा का प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका है। गेम का प्री रजिस्ट्रेशन ग्लोबल लेवल पर गेम का डिक्लेरेशन के
फौरी बाद ही शुरू हो गया था। हालांकि हिंदुस्तान में सितंबर में लाइव हुआ था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।